हेलो डियर। तो आज का ये वीडियो हमारा अपना यहाँ पे थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है। आपको पता है कि सुबह 7 बजे मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग को ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी को अंदर से नॉलेज बढ़ाएगा, मजबूती प्रदान करेगा और जो है डाउट को क्लियर करेगा। तो ये वीडियो सबको देखना चाहिए, जो भी लोग हैं। चाहें तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए। कहता है गर्भ अवस्था के दौरान कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, जो महिला होती हैं, जो प्रेगनेंसी में होती है, तो कितने समय में महिला के स्तन में ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है, मीन्स बनना शुरू हो जाता है। तो गर्भ अवस्था के 16वें सप्ताह में ही स्तन में दूध बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान शरीर जो है, जो कोलोस्ट्रम होता है, पहला दूध जो होता है उसका उत्पादन करता है। और ये कोलोस्ट्रम गाढ़ा पीला और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रथम जो मिल्क जो है कब बनना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये याद रखिएगा। आगे है, अब ये ब्रेस्ट मिल्क चुकी है तो आपको याद होना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी पाई जाती है जो इम्यूनोग्लोबिन IgA होता है। ठीक है, जैसे एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाता है, मदद करता है। अब स्तन दूध में चूँकि बच्चे के लिए भरपूर सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं जो एक बॉडी के लिए चाहिए। तो चूँकि बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम 6 महीने तक वह कोई भोजन नहीं लेता है ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें सब कुछ मौजूद होता है। जैसे शरीर के लिए फैट ज़रूरी है, वसा वसा भी होता है। वसा कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। वसा लगभग जो है 3.8% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पानी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट मिल्क में पानी सबसे ज़्यादा होता है। 87 से 88% जो है आपके इसमें वाटर जल होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन लगभग 1% होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इसमें, तो लगभग 7% होता है। और बात किया जाएगा खनिज, तो 0.2% इसमें खनिज भी होता है। तो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, फैट, खनिज, ये सब मौजूद होता है। कौन कितना परसेंट में है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब आगे यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, गर्भनाल जिसे कहते हैं, जैसे ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है। यूट्रस के ऊपरी सिरा में आपके अर्धचक्रीय जो है प्लेसेंटा लगा होता है। यह प्लेसेंटा अस्थायी जो है प्रेगनेंसी के समय ही होता है। और ये प्लेसेंटा यूट्रस से जुड़ा होता है, यूट्रस के दीवार के साथ लगा होता है। और प्लेसेंटा से नाभि नाल निकलता है जो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो बच्चे के नाभि के साथ जुड़ा होता है। अब बच्चे को कोई गैस हो, गैसों का आदान प्रदान हो, ऑक्सीजन हो, तरल पदार्थ हो, यानी जो भी कुछ मिलता है बच्चा को माँ से, वह सब ये प्लेसेंटा और प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही जो है बच्चे को सब कुछ मिलता है। ठीक है, और यहाँ तक कि श्वसन की क्रिया भी बच्चा जो है इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से ही करता है जब तक वो गर्भ में रहता है। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड माँ और बच्चों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। ठीक है, यह एक नली है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? नाभि नाल, यानी एक नाल, एक नली है जो प्लेसेंटा से जोड़ता है। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चे को जो भी चीज़ें हैं, आवश्यक पोषक तत्व, ऑक्सीजन, सब कुछ इसी से मिलता है। जन्म के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो गर्भनाल को काट दिया जाता है। और गर्भनाल को काटा जाता है तो उसमें कोई नर्व नहीं होता है, कोई तंत्रिका नहीं होता है, जिससे उसको काटने से कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बॉडी को कोई भी पार्ट को काटिएगा तो दर्द होगा, महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के काटने में उसमें कोई नर्व नहीं होता है, तो उसको जो है आराम से सूख भी जाता है और सूखने के तुरंत बाद वो निकल जाता है, झड़कर गिर जाता है। ठीक है, तो इन बातों को समझ लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे इसी में बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे गर्भनाल में 3 वाहिनी होती हैं। गर्भनाल जो होता है, इस नाल में आपको 3 वाहिनी होती है, 3 जो है नली होती है। इसमें जो 2 नली होती है वो धमनियाँ की होती है, आर्टरीज की होती है, जबकि एक नली नस यानी वेन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब जो वेन होता है
उससे ऑक्सीजन जाता है। यहाँ पे उल्टा केस है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि आर्टरी से शुद्ध रक्त जो है जाता है, लेकिन प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोर्ड के केस में ये उल्टा होता है। वेन से शुद्ध ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है बच्चा के तरफ जाता है, और पोषक तत्व जो है जाता है कहाँ से? प्लेसेंटा से, यानी माँ से प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से भ्रूण में जाता है अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा। ओके, वहीं पर बात किया जाए, अब चूंकि बच्चा में जा रहा है तो बच्चा से अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है निकलेगा। तो वहाँ से बच्चा से 2 आर्टरीज होता है, या आर्टरीज से अपशिष्ट पदार्थ जो है आपको प्लेसेंटा तक ले जाता है। ठीक है ना। गर्भनाल बच्चे को पोषक तत्व, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, ऑक्सीजन और एंटीबॉडी प्रदान करता है। गर्भनाल जो होता है प्लेसेंटा से जो लगा हुआ होता है बच्चे के नाभि में, तो वो गर्भनाल बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एंटीबॉडी प्रदान करता है। ठीक है। बच्चे के अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पादों को माँ के शरीर में स्थानांतरित करता है। समझ रहे हैं। गर्भनाल में जो रक्त पाया जाता है, अब जो गर्भनाल होता है उसमें हमेशा रक्त भरा रहता है। ठीक है ना। तो गर्भनाल में जो रक्त होता है उसमें स्टेम सेल पाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि गर्भनाल में जो रक्त होता है उसमें कौन सा सेल, कोशिका पाया जाता है? तो स्टेम सेल। ठीक है। अब ये स्टेम सेल क्या करता है? यह कुछ बीमारियों से बचाता है बच्चे को, जैसे ल्यूकोमिया, आनुवांशिक विकार और इम्यूनिटी डिसऑर्डर। इनसे जो है बच्चे को, भ्रूण को बचाता है। गर्भनाल की समान लंबाई आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, लगभग 20 से 24 इंच होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीजी। एबीजी के बारे में आप लोग समझिए। एबीजी को हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस कहते हैं। यह एक जांच होता है, टेस्ट होता है। बेसिकली यह टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर क्या है, साथ ही आपके रक्त का पीएच जो मान है उसको भी यह जो है आपको एक जांचता है, पता लगाता है कि आपके बॉडी में एसिडिक, अम्लीयता कितना संतुलन में है, पीएच वैल्यू कितना संतुलन में है। चूँकि हम जानते हैं पीएच वैल्यू अगर कमने लगेगा तो अम्लीयता होगा, बढ़ने लगेगा तो क्षारीय होगा। तो बेसिकली एबीजी क्या करता है कि आपके बॉडी में जो इसका आर्टेरियल ब्लड गैस क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि आर्टरी से जो ब्लड होता है उसको सैंपल लिया जाता है, और वहाँ पे आपके ब्लड में देखा जाता है कि क्या आपका ब्लड में जो एसिड क्षार का जो संतुलन है वो बना है या नहीं, एसिड बेस का जो बैलेंस है वो है या नहीं। अगर पीएच मान घट रहा है आपके ब्लड में, मतलब आपके बॉडी में अम्लीयता बढ़ रहा है। ठीक है। अगर आपके बॉडी में पीएच मान अगर बढ़ रहा है, मतलब आपका बॉडी क्षारीय की तरफ जा रहा है, तो दोनों कंडीशन में समस्या होता है। तो ये बेसिकली पता लगाता है एबीजी। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एबीजी टेस्ट क्या है? देखिए, एबीजी टेस्ट में एक जो भी स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, वो आपके धमनी से रक्त का नमूना लेते हैं, आर्टरी से नमूना लेते हैं, इसीलिए इसे आर्टेरियल जो है ब्लड गैसेज कहा गया है। ठीक है ना। तो धमनी से रक्त का नमूना लेता है। आमतौर पर आपकी कलाई, कोहनी या जांघ में यह नमूना फिर एक मशीन में डाला जाता है ये नमूना लेने के बाद। ओके, कहाँ कहाँ से लिया जाता है? तो कलाई से लिया जा सकता है, कोहनी से, जांघ से। बेसिकली ये आपके आर्टरी से लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर, साथ ही पीएच को मापता है। अब जो रक्त में आपके आप चूँकि जानते हैं रक्त है तो भाई ऑक्सीजन भी है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसको मापने के साथ साथ यह पीएच के स्तर को पता लगाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ समस्याओं को समझिए कि कब कौन सी समस्या होगा। तो श्वसन से संबंधित समस्या, जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे सीओपीडी हम लोग कहते हैं, और निमोनिया। ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। समझ गए। आपके बॉडी में ये आपको समझना है कि अगर पीएच मान घटने लगेगा, मतलब क्षारीय होने लगेगा, तो कौन सा बीमारी होगा?
सॉरी क्षारीय होने लगेगा मीन्स पीएच बढ़ने लगेगा तो कौन सा बीमारी को दर्शाएगा। और अगर पीएच वैल्यू कमने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा तो कौन सा बीमारी आएगा। जैसे बीमारी देख लीजिए, श्वसन से संबंधित समस्या, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और निमोनिया, ये श्वसन से संबंधित डिजीज है। हृदय संबंधी समस्या जैसे हार्ट फेलुअर होना। चपाचय मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग होगा जैसे मधुमेह, कीटोएसिडोसिस, ठीक है। गंभीर बीमारियां जैसे सेप्सिस, सदमा लगना, तो ये सब बीमारियां आपके जो है एबीजी के संतुलन बिगड़ने से होता है। एबीजी टेस्ट के परिणाम क्या बताते हैं, परिणाम आपको जानना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। एबीजी टेस्ट के परिणाम आपके रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है और पीएच स्तर क्या है। ये परिणाम आपके स्वास्थ्य सेवा जो देने वाले हैं यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या आपका फेफड़ा और हृदय ठीक से काम कर रहा है। क्योंकि इसमें जैसे ही संतुलन गड़बड़ाएगा तो श्वसन से संबंधित समस्या, हृदय से संबंधित समस्या आपको होने लगेगा। और क्या आपके शरीर में एसिड बेस संतुलन ठीक है। जैसे ही आपके बॉडी में एसिड बेस संतुलन गड़बड़ होगा मीन्स एबीजी में गड़बड़ी आने लगेगा, एबीजी जांच में गड़बड़ी आने लगेगा। अब चीज़ें को देखिए, यहाँ पे देखिए, वयस्कों में धमनी रक्त गैस एबीजी परीक्षण के परिणामों के लिए सामान्य सीमा। अब देखिए एबीजी जो जांच होता है उसमें नॉर्मल सामान्य सीमा कुछ चीज़ें का दिए गए हैं। जैसे पीएच वैल्यू हम लोग जानते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.35 से 7.45। जब एबीजी जांच करें तो ब्लड में पीएच इतना है तो स्तर ठीक माना जाता है। आता है PaO2। PaO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब। अब जो आर्टरी है, ठीक है ना, आर्टरी में ऑक्सीजन का आंशिक रूप से ऑक्सीजन का जो है लेवल कितना होना चाहिए। पीए है ना, पीए पीए PaO2, PaO2, ठीक है, PaO2 यहाँ पे देखिए नीचे सब दिया गया है, नीचे मैं आपको बताता हूँ, नीचे सब दिया गया। देखिए PaO2 है ना, रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, ठीक है ना। तो यही PaO2 है, यहीं से समझ लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए पीएच वैल्यू तो इतना होना चाहिए, समझ लीजिए। देख लीजिए, रक्त का अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। पीएच क्या करता है, अम्लीयता या क्षारीय को मापता है। समान सीमा इतना है, ठीक है, इतना है। अगर आपका ब्लड में पीएच अगर इतना से कम हो जाए तो इसे एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस मतलब अम्ल रक्तता, यानी आपके रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगी है तो इसे एसिडोसिस कहते हैं। कब, जब आपका इतना पीएच कमने लगे इतना से। तो अगर आपके ब्लड में इतना से अगर मान ज़्यादा बढ़ने लगे मीन्स क्षारीय की तरफ जाने लगेगा तो उसे एल्केलोसिस बोलते हैं, ठीक है, एल्केलोसिस बोलते हैं, मीन्स क्षारीयता बढ़ रहा है आपके ब्लड में, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू है। अब आता है PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, ठीक है, जो ऑक्सीजनीकरण को दर्शाता है। समान सीमा 75 से 100 mmHg है। 75 mmHg से कम मान हाइपोएक्सेमिया यानी कम ऑक्सीजन स्तर का संकेत है। यानी अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल पता करता है, अगर आंशिक रूप से ऑक्सीजन का दबाव 75 से कम आ जाता है मतलब वो हाइपोएक्सेमिया में आता है, मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा आप में आपके ब्लड में है, ठीक है। नॉर्मल कितना है ये याद रखिएगा, ओके। अब हम बातें करते हैं PaCO2। PaCO2 का मतलब होता है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक दबाव यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दबाव कितना है, यह दर्शाता है कि फेफड़े कितनी अच्छी तरह से CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। समान सीमा 35 से लेकर 45 mmHg है। 45 mmHg से ऊपर का मान श्वसन अम्ल रक्तता का संकेत देता है और
35 mmHg से कम मान श्वसन क्षारीयता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल जब 35 से 45 है तो ठीक है। यह बताता है PaCO2 कि आपके ब्लड से जो फेफड़ा है, फेफड़ा जो है ब्लड में चूँकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं, तो फेफड़ा कितनी अच्छी तरह से CO2 को बाहर कर रहा है। जैसे हम कोई ऑक्सीजन हवा लिए, ऑक्सीजन गया अंदर और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है जाकर, ठीक है, शुद्ध कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर जो है फिर वापस से बाहर छोड़ देते हैं। तो फेफड़ा कितना अच्छे से काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, तो इसके लिए जो है ये जवाबदेही है। तो अगर 45 mmHg से अगर ऊपर मान जा रहा है, मतलब आपका श्वसन एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, यानी श्वसन अम्लता हो रहा है, ठीक है। और 35 से ये चीज़ें कम आ रही है, मतलब आपके केटो जो है एल्केलाइसिस हो रहा है, मतलब श्वसन क्षारीयता हो रहा है। ओके, मान याद रखिएगा, ये मान सब पूछता है। अब आता है HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट का स्तर। अम्ल क्षार संतुलन के चयापचय घटक का एक माप है। अम्ल क्षार जो है संतुलन के चयापचय का एक मेटाबॉलिज्म का HCO3 बाइकार्बोनेट स्तर जो है यह मेटाबॉलिज्म के स्तर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। समान सीमा में 22 से 26 MEQ/लीटर है। इस सीमा से बाहर के मान चयापचय अम्लरक्तता या क्षारमयता संकेत देता है। तो HCO3 बेसिकली यह मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका SaO3 है, यानी आपके ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है सांद्रता कितनी है, ऑक्सीजन से संतृप्त हीमोग्लोबिन के प्रतिशत को दर्शाता है। समान सीमा 95 से 100 जो है आपके परसेंटेज होता है। आप लोग जब लेते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन की संतृप्तता आप लोग जांचते हैं, तो 95 से 100 के बीच में जिसका अगर लेवल आ जाता है ऑक्सीमीटर में, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जो है ऑक्सीजन की संतृप्तता को दर्शाता है SO2, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे ABG के बारे में समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए, गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार जो है एंटीनेंटल चेकअप करवानी चाहिए। कम से कम कितनी? 4 बार। ये जांचें गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में की जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 4 बार एक ही महीना में 4 बार जो है हम इसको जांच करवा के मामला ख़त्म कर दिए, नहीं, इसका भी समय बना है ताकि समय समय पर चीज़ों को, और अगर कुछ गलत हो तो उसका पता लग जाए, इसीलिए इसका अलग अलग समय है, ठीक है। देखिए, पहली जांच 12 सप्ताह के भीतर, दूसरी जांच 14 से 26 सप्ताह के भीतर, तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह के भीतर, एंड चौथी जांच 36 से प्रसव तक लेकर। तो ये कुल 4 जांचें हैं। प्रथम तो 12 सप्ताह, दूसरा 14 से 26 सप्ताह, तीसरा 28 से 34 सप्ताह, एंड चौथा 36 से लेकर प्रसव तक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोई भी पूछ देगा कि ये एंटीनेंटल केयर जांच जो है हम लोग तीसरा जांच कब से कब करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता है इस पर बहुत, एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही देगा। C का मान दे देगा, कहेगा फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर C दे देगा तो। अगर F दे दिया, कहेगा C निकालिए, तो डायरेक्ट रख दीजिए। यानी एक अगर फार्मूला याद आप कर लेते हैं तो एक फार्मूला से ही दोनों फार्मूला आपका आराम से बन जाएगा। तो एक फार्मूला ध्यान में रखिए, C सेंटीग्रेड इजकल टू फ़ारेनहाइट -32, और पोस्ट में बंद कीजिए, इंटू में 5/9 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका C का वैल्यू निकल जाएगा। अगर F निकालना हो तो इसको इधर कर दीजिए, तो ये प्लस में आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप जो है इस पर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आता है माय डियर फंडल हाइट। फंडल हाइट के बारे में आपको जो है ज़रूर समझना चाहिए कि जैसे जैसे भ्रूण धीरे धीरे बढ़ता है गर्भ में, तो किन किन ऊंचाइयों को किस समय छूते जाता है, ठीक है। पहले देखिएगा, जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसका स्टार्टिंग में जो है पेट का उभार नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उसका पेट का उभार जो है ज़्यादा होते जाता है।
क्यों? क्योंकि वो फंडल का हाइट बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे पेट के ऊपरी हिस्सा तक वो चढ़ते जाता है, तो इसलिए पेट भी जो है आपको ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। देखिए 12 सप्ताह तक जो फंडल का हाइट होता है भ्रूण का, वह प्यूबिक बोन के टॉप तक होता है, ठीक है। प्यूबिक बोन के टॉप पर होता है 12 सप्ताह। लगभग 20 से 22 सप्ताह में यह नवल नेवल, ठीक है, यानी नाभि के केंद्र नाभि जो होता है वहाँ तक इसका जो है हाइट आ जाता है 20 से 22 सप्ताह तक। नॉर्मली 20 सप्ताह आपको देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं बता दूँ, सबसे जो टॉप पर जो होता है, जो सबसे हाइट पर जो होता है, जो एस्टर्नम होता है वहाँ तक कब पहुँचता है? टॉप यूट्रस जो है टॉप पर होता है 36 सप्ताह में। 36 सप्ताह में सबसे टॉप पर होता है। लेकिन 40 सप्ताह में चूँकि इसको और ज़्यादा बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ता है। 40 सप्ताह में जो है 36 सप्ताह के मुकाबले नीचे जो है अब गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि 2-4 जो आपका ये 2-4 जो आपका चढ़ाव होता है वह पेल्विक के नीचे आ जाता है। चूँकि अब 40 सप्ताह प्रसव का समय हो जाता है, तो वहाँ पे नीचे की तरफ जो है फंडल खिसक कर आपको पेल्विक बोन में आ जाता है। इसीलिए जो है 40 सप्ताह में जो है आपको नीचे आ जाता है फंडल, जबकि 36 सप्ताह में काफ़ी सबसे हाइट पे टॉप पे रहता है। समझ गए चीज़ों को? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि फंडल हाइट टॉप जो है 12 सप्ताह में कहाँ पे होता है, तो टॉप ऑफ प्यूबिक वेन, 20 सप्ताह में तो नेवल, एंड पूछेगा 36 सप्ताह में तो टॉप ऑफ यूट्रस यानी एस्टर्नम के पास तक। समझ गए? तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए ये हो गया आपका, और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे सुबह 7 बजे। प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।